हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग डीएलएड कोर्स 501 जिसमें ब्लॉक फर्स्ट हम कवर कर रहे हैं। उसमें 4 यूनिट हैं, 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज थर्ड यूनिट जिसका नाम है एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे चीजें। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनियन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी और शेड्यूल में भी मेंशन है। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ओके, तो जो इन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर यूनियन लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उस पर स्टेट लिस्ट का हक बनता है, स्टेट का हक बनता है। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है तो दोनों म्यूचुअली बना सकते हैं, बट अगर कहीं क्लैश होता है तो यूनियन जो है मतलब सेंटर जो है उसका लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, वो ज्यादा माना जाएगा। ओके, बट इससे पहले ये भी पता हो आपको कि ओरिजिनल अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट में थी, यानी एजुकेशन के बारे में कोई भी फैसला लेने का हक, कोई भी पॉलिसी एक्ट बनाने का हक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था। बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, बिकॉज सेंटर को ये समझ आ गया था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। ओके, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हम ऑलरेडी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो सब पढ़ चुके हैं, बट ये और क्लियर कर देगा किसको, आर्टिकल 45 कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देखिएगा जाके एक बार, डीपीएसपी बाय इनकलकेट लर्निंग डाल लीजिएगा। सो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के, इनमें और फंडामेंटल राइट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर फंडामेंटल राइट का आपका हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब यूजुअली आप कोई भी, आपके साथ कोई गलत चीज होती है, कोई क्राइम होता है, कुछ भी होता है, तो आप पहले मतलब अपने वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। बट अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधा जा सकते हैं। बट डीपीएसपी की जब बात आएगी तो ये सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं जो कि ये बताते हैं कि स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए। सो बेसिकली ये डायरेक्ट करते हैं स्टेट को काम करने के लिए। ओके, तो इनको ये बाध्य नहीं है कि हमें ये फॉलो, अगर हमारे इनका हनन हो गया या फॉलो अप इन पे नहीं हुआ तो हम जाके कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये मेजर चीज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो जो 45 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, आरटीई एक्ट भी 2009 भी आया, तो राइट ऑफ चाइल्ड की भी बात हुई। सो फंडामेंटल राइट जो है उसको बना दिया गया, मतलब जो आर्टिकल 45 में चीज लिखी थी उसको चेंज करके, मतलब वो तो रिपील हो गया, वहां से तो हट गया, और आर्टिकल 21A आ गया हमारे पास, जो कि फंडामेंटल राइट में आता है। ओके, सो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आरटीई एक्ट भी इन्होंने दे रखा है ठीक ठाक, बट मैंने उससे बेटर तरीके से आपको पूरा एक्ट पढ़ के चीजें करा रखी हैं। सो मेक श्योर आप आरटीई एक्ट वहां से देख लें, ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की जरूरत क्या है, मतलब क्यों हम चाह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट बन जाए एजुकेशन, स्पेसिफिकली एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एजुकेशन जो है वो बेस होता है, मतलब एक नींव होती है किसी भी टाइप जो है, किसी भी टाइप के ह्यूमन डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की। यानी अगर हम चाह रहे हैं डेवलपमेंट हो, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, देश का डेवलपमेंट हो, तो एजुकेशन इज द बेसिक पार्ट, मतलब नेसेसिटी है एजुकेशन। सो एजुकेशन शार्पेस्ट वेपन माना जाता है और स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड माना जाता है जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे रिलेटेड। ह्यूमन लाइफ अगर एजुकेशन नहीं हुई तो मीनिंगलेस बन जाएगी, कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारी लाइफ का। आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता था कि भाई फ्री स्टेट जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, यानी ये एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई। तो फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपको ये भी पता हो कि जब डीपीएसपी बने थे ना, बेसिकली हम सारी चीजें फंडामेंटल राइट में नहीं डाल सकते थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे उस टाइम पे, और अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि
सब चीजें नहीं हो सकती अभी, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन वैसी नहीं है। सो जब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होगी, तो जो भी डीपीएसपीज हैं उनके ऊपर काम करके हम जो है उनका मतलब बढ़ावा देंगे उनको। तो जैसे एजुकेशन यहाँ पे लिख रखा है फ्री एंड कंपल्सरी, तो जैसे ही हमारी इकोनॉमिक स्टेट अच्छी होगी देश की, वैसे ही हम फ्री एंड कंपल्सरी 6 से 14 साल के लिए एजुकेशन कर देंगे। ये मोटो था डीपीएसपीज का। ओके, सो आर्टिकल 45 में ये चीज मेंशन थी। अब रीजन क्या हुए कि हम जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन अचीव नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं अचीव कर पाए? एक तो पॉपुलेशन बहुत है भाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, गरीबी बहुत है, पॉवर्टी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, एजुकेशन बेस्ड या सर्विसेज बेस्ड नहीं है। देन कम्युनिकेशन गैप एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं, वेस्टेज या स्टैग्नेशन हो जाता है, मतलब उसी क्लास में काफी टाइम तक पढ़े हुए आप, या आपने स्कूल ही ड्रॉप आउट कर दिया, वो चीजें होती हैं। अवेयरनेस बहुत बहुत कम है उस टाइम पे, जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लड़का, अगर दो की सिचुएशन आती है कि लड़का और लड़की में से किसको पढ़ाया जाए, तो लड़के को पढ़ाया जाएगा प्रेफरेबली। सो वो जेंडर बायसनेस बहुत है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और लैक ऑफ एफर्ट्स ऑन वॉर फुटिंग। सो पॉइंट ये है कि बहुत सारे रीजंस हैं कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को फर्दर जो है अचीव नहीं कर पाए। ओके, फिर बात आती है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। सो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 2002 में आया, ये जो हमारा आर्टिकल 45 था ना, इसको हटा के इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया आर्टिकल 21 से। यानी कि डीपीएसपी में ये जो बात यहां बोली गई थी, इसको यहां से हटा के हमने फंडामेंटल राइट में रख दिया। अब जो 21 फंडामेंटल राइट है वो राइट टू लाइफ है, तो लाइफ अच्छी करने के लिए एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, इसीलिए इसके अंडर आर्टिकल 21 ए कैपिटल आएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सो आर्टिकल 21 ए जो है वो इंसर्ट कर दिया गया, जिसमें ये बोला गया कि भाई राइट टू एजुकेशन है बच्चों का, और अगर एजुकेशन अच्छे से हो पाएगी तभी अच्छी लाइफ हो पाएगी। ओके, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे स्टेट ने बोला, मैंडेटरी कर दी चीज कि यहाँ पे आप कुछ कीजिए, और ये जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। ओके, ये हमने बता ही दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया आर्टिकल 45 का। अब जो 51 ए आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, वो फंडामेंटल ड्यूटीज 10 थी, ठीक है, लेकिन बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान डाली गई थी, उस टाइम पे 10 थी, लेकिन जैसे ही ये आया हमारे पास, क्या बोलते हैं इसको, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत 2002 में एक और 51 ए के अंडर 11वीं ड्यूटी भी डाली गई। 11 मतलब ABCD है इसके अंदर, तो ABCDEFGHIJ यानी के वाली डाली गई, तो 51 ए और उसके अंदर के, ये ड्यूटी एक इंक्रीज कर दी गई। इस ड्यूटी में बोला गया कि गार्जियन जो है वो एजुकेशन बच्चे को अच्छे से प्रोवाइड कराएं, ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मतलब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो बच्चे के ऊपर उसको एजुकेशन देके। ओके, और उसी के साथ साथ फिर 2009 में RTE एक्ट आ गया। RTE एक्ट बच्चों के हक के बारे में, टीचर्स के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, स्कूल गवर्नेंस, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भी बात की गई थी, करिकुलम और इवैल्यूएशन इंपैरेटिव्स, तो इन सब के बारे में RTE एक्ट ने बात की। अगर राइट ऑफ चाइल्ड की बात करें तो बच्चे का जीने का, सर्वाइवल का हक है, हेल्थ केयर, अच्छी हेल्थ और केयर का जो है हक है बच्चे का, राइट टू नेम ऑफ द नेशनैलिटी, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एक्सप्लॉयटेशन से उसको बचाया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, वो एक्सप्रेस कर सके अपनी चीजें, नेग्लेक्ट ना किया जाए उसको, पेरेंट्स के साथ रहने का हक और इंफॉर्मेशन का। सो ये सारे के सारे हक हैं बच्चे को। ओके, और ये 2009 का जो हमारा RTE एक्ट है वो एक बार जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, तो जितने भी पेजेस का वो डॉक्यूमेंट था मैंने अच्छे से उसको RTE एक्ट में करवा रखा है। टीचर्स की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा दे रखा है, जिसमें वही है कि वो रेगुलर रहें, पंचुअल रहें, एंड वो मतलब बच्चों का जो वो है ना, जो भी दिक्कत है उनको आ रही है इंडिविजुअल लेवल पे, उसको पहचाने, नीड्स और कैपेसिटीज पे ध्यान दें, ठीक है, क्रिएटिविटी को नर्चर करें कैसे भी करके, पेरेंट्स को मोटिवेट करें कि बच्चों को वो एनरोल कर दें। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी गई। सो RTE एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन की भी बात की गई, बट राइट
जब राइट की बात हम बार बार कर रहे हैं तो राइट होता मतलब कौन से राइट की बात कर रहे हैं हम कि बच्चों के हक के लिए हमें खड़ा होना है। तो टाइप ऑफ राइट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो राइट्स मतलब टेंड टू बी ऑफ टू जनरल टाइप, दो टाइप, एक तो एम्पावरमेंट का और एक प्रोटेक्शन का, कि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वो एम्पावर्ड फील करें। ओके, उसके साथ साथ एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने चिल्ड्रंस राइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोविजन का, तो चिल्ड्रन हैव द राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो एक उनको अच्छा रहने को मिले, हेल्थ केयर अच्छा मिले, एजुकेशन सर्विसेज अच्छी मिले, खेलने को, रिक्रिएशन को, ये सारी चीजें उनको मिले। इसके साथ साथ उनको एक बैलेंस्ड डाइट मिले, अच्छा जो है बेड मिले सोने के लिए, और एक स्कूलिंग जो है उसकी एक्सेस उनको हो, अच्छी जगह स्कूल में भेजा जाए। सो ये उनका पहला राइट है जिसको हम प्रोविजन बोल रहे हैं। देन प्रोटेक्शन का राइट है कि वो अब्यूज ना हो, उसके साथ नेग्लेक्ट ना किया जाए, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, बेसिकली बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो और कंस्ट्रक्टिवली हम उसकी कैपेबिलिटीज को जो है वो इवॉल्व करें, इंक्रीज करें। सो ये प्रोटेक्शन का राइट हो गया। देन है पार्टिसिपेशन का राइट, कि चिल्ड्रन के पास राइट है कि वो कम्युनिटी में या जो प्रोग्राम्स होते हैं या सर्विसेज होती हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, जैसे यूथ वॉइस एक्टिविटीज हो गई या डिसीजन मेकर्स, जहां पे बच्चों के ऐसी कोई एक्टिविटी होगी जहां उनको डिसीजन लेना है। सो ये पार्टिसिपेशन की, कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये उनका हक है। सो प्रोविजन, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन, ये एक कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन बोलती है। इसके साथ साथ जो चाइल्ड राइट इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, CRIN फॉर शॉर्ट में, वो भी 2 तरीके की चीजें बताते हैं, वो 2 तरीके के राइट्स बताते हैं, कि एक तो है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हो बच्चे के। ठीक है, तो इकोनॉमिक लेवल पे मतलब बेसिक ह्यूमन नीड्स उनकी पूरी हो रही हो, फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फिर वो एम्प्लॉयमेंट लेने में भी उनकी हेल्प हो जाए। सो ये सारी चीजें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लेवल पे भी राइट है, कि जो कल्चरल राइट है माइनॉरिटीज के, कि उनको भी बोलने का हक है, उनको भी जो है अच्छा खाना खाने का, जीने का हक है। ठीक है, उसके साथ साथ एक एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट की बात इन्होंने की, जिसको समटाइम्स हम थर्ड जनरेशन राइट्स बोल देते हैं, ताकि मतलब एक एनवायरमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए ना। सो वो एनवायरमेंट, पॉलिटिकल चीजें, कल्चरल चीजें, वो सारी चीजें भी बच्चे के ग्रुप में या बच्चे के एनवायरमेंट जो है उस चीज से रिलेटेड अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे एनवायरमेंट का उनका हक है। ओके सो ये ओवरऑल जो है इन्होंने बात की। अब आपको जो करना है, सजेस्टेड वीडियो जो है आपके लिए, वो है RTE एक्ट जो है 2009 का, उसको कर लीजिएगा। अगर आप जो है DLED के लिए पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली चीजें, सो आप जो है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSPs ये 3 वीडियोस भी देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जब आप सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होंगे ना, तो आप इनमें से चीजें उठा के अपने आंसर में डाल सकते हैं। ठीक है जी, सो ये हो गया एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट की तरह। फंडामेंटल राइट है वो 21A के तहत, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था वो भी आपको पता हो। उसके बाद जो है 2009 में, और किसके रिप्लेसमेंट पे आया था, तो आर्टिकल 45 DPSP से हटके चीजों को हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। 2009 में RTE एक्ट हम लेके आए, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.